अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसे मौजू से करने जा रही हूँ जिसने मुझे हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। कराची पुलिस बदल गई है, तब्दीली आ ही गई है। 70 सालों से कराची पुलिस लोगों को जाली मुकदमात में फंसाकर पैसे बटोरती आई है। रिक्शा, टैक्सी, ठेले वाले से लेकर फैक्ट्री मालिकान तक से पैसा अपना हक समझकर छीनती रही है, भत्ता वसूल करती रही है, डकैतियों से अपने घर के चूल्हे जलाती रही है। मुनशियात की स्मगलिंग हो या स्ट्रीट क्राइम, हर जुर्म में कराची पुलिस की खिदमात बड़ी नुमाया रही हैं। लेकिन पुलिस अब रिश्वत नहीं लेती है, भत्ते नहीं लेती है, हरामखोरी नहीं करती है, अब तो सीधा सीधा जान लेती है। कुछ दिन पहले नाज़रीन, माँ और बहन के सामने नौजवान शाहरुख को कत्ल कर दिया गया। अभी ये दुख कम नहीं हुआ था कि मालूम हुआ मारने वाला कोई और नहीं, बचाने वाला था, मुहाफिज था, पुलिस एहलकार था जो अपने अंजाम को पहुंचा। हराम कमाने वाला हराम की मौत मारा गया। मुलजिम फरजंद अली ने कल रात पुलिस के छापे के दौरान खुद को गोली मार ली। एसएसपी साहब फरमा रहे हैं कि मुलजिम डर गया था। मुझे तो ये नाज़रीन एक अच्छी कहानी ही मालूम होती है, क्योंकि मुलजिम फरजंद अली डकैती की मुताद्दिद वारदातों और मनशियात फरोशी में मुलव्विस था। 3 बार पहले ही जेल जा चुका है। मौसूफ पर 4 मुकदमात थे। 13 साल की सर्विस में 10 मरतबा तो पुलिस उसे शोकॉज दे चुकी है। जिसकी तनख्वाह 30 से 40 हज़ार हो, उसने 3 करोड़ का बंगला बना लिया। सब समझ सकते हैं कि वो कैसे बना होगा। फिर वो शख्स कैसे पुलिस को देखकर डर गया और खुद को गोली मार ली। सिर्फ ये एक वजह नहीं है नाज़रीन मेरे इस सवाल को उठाने की, बल्कि एक मकामी अखबार में भी 17 जनवरी को खबर शाये की गई थी कि फरजंद अली समेत 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो फिर मुलजिम ने खुदकुशी कैसे कर ली? यहाँ तक कि मुलजिम की बहन ने भी बताया कि फरजंद अली को लेने पुलिस 13 जनवरी को ही उनके घर आ गई थी और उसी वक्त से वो गायब है। सुनिए जरा। रात को गया था, यहाँ से पुलिस आई थी, इधर से वो इधर दूध लेने गया था बाइक पर, पता नहीं फिर वापस नहीं आया। वो कल कितने बजे गया था? कल यहाँ नहीं आया, पता नहीं। सब मुलविस है, जो सामने आ गया वो पकड़ा गया, जो सामने नहीं आया वो पकड़ा नहीं गया। सब मुलविस है। कोई ऐसा बता दे बंदा जो नहीं है बेरोज। डरपोक था कि वो खुदकुशी कर लेगा। वो बहुत मासूम था मेरा भाई। वीडियो देखी थी जिसमें उसने किसी एक लड़के को मारा था? पता नहीं, हमें यकीन नहीं है इस बात का। मकतूल शाहरुख के भाई ने भी बताया कि उन्हें भी पुलिस ने 16 जनवरी को फरजंद की तस्वीर भेजी और कंफर्म किया कि क्या यही शख्स है, आपके भाई का कातिल है। सुनिए जरा भाई ने क्या बताया। कुल शनाख्त तो हमने परसों से कर लिया था। एक शख्स जो उन्होंने हमको परसों बताया था, इस शख्स पे हमको शक है। तो जब उन्होंने तस्वीर भेजी तो मैंने अपनी वालिदा को और बहन को दिखाई तो फ़ौरन सकते में आ गई शक में, कि बोला बस यही बंदा हमारा है। दोनों फैमिलीज के बयान से भी लगता है कि मुलजिम पुलिस की हिरासत में ही था और उसने खुद को नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है। उसके मरने का भी मुझे नाज़रीन कोई गम नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल ही था। लेकिन मैं सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि लगता ऐसा है, कोशिश ये की गई है कि बंदा मिट्टी में दबा दो, उसके करतूत और उसके पीछे छुपे हाथों पर खुद ब खुद मिट्टी पड़ जाएगी। पुलिस के महकमे पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब पुलिस एहलकार डकैतियों में मुलव्विस था, मुनशियात के धंधे में था, तो फिर वो पुलिस में कर क्या रहा था? उसे सिर्फ सस्पेंड करके बार बार बहाल क्यों किया जाता रहा? जिस पर मुकदमात थे, जो जेल गया, उसका पुलिस पे काम क्या था? यकीनन उसे अंदर ही से कोई सपोर्ट हासिल थी। अब अकल हैरान है ना कि एक आदि मुजरिम ताहाल सरकारी मुलाजिम कैसे है, 3 बार जेल जाने वाला ताहाल मुहाफिज कैसे है, मुकदमों में नामजद होने वाला महकमा पुलिस में कैसे है, 3 करोड़ का घर बनाने वाले कांस्टेबल की अगर मैं 12 साल की एवरेज तनख्वाह भी निकाल रही हूँ ना, तो वो 60-62 लाख से ज्यादा नहीं बन रही है। तो क्या पुलिस के महकमे या किसी और सरकारी महकमे ने ये सवाल किया कि भाई ये पैसा आ कहाँ से रहा है? यह सवाल करने वालों के पास उनका हिस्सा बराबर जाता रहा है। नेशनल टीवी पर ना ऐसे नाकारा महकमों पर नाज़रीन लानत नहीं भेजी जा सकती। लेकिन मोहतरम जनाब वजीर आला मुराद अली शाह साहब, तब्दीली आईजी पर सिंध हुकूमत की ऐसे जान जाती है कि तब्दीली आईजी नहीं बल्कि गुर्दे की तब्दीली हो रही हो। आईजी आपका मनपसंद हो और आपकी मर्जी का हो, उसके बाद महकमे में एहलकार भले कातिल हों, भले भत्ता लेते हों, आवाम को कत्ल करते फिरे हैं आपकी बला से। एसएसपी रिजवान मुराद अली शाह साहब आपको सब बता चुके हैं कि पुलिस क्या करती फिरती है।
लेकिन क्या कहिए कि उनसे आपकी सियासी यारी जो नहीं चलती है ना, इसी वजह से शहर क़ाइद का ये हाल है। आवाम कातिलों के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। शाहनवाज कादरी मेरे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, जो कहानी पुलिस सुना रही है, पेटी भाई खुद ही उसने अपने आप को मार लिया, डर गया वो, हालांकि उसके करतूत तो नहीं बता रहे हैं कि वो इतना डरता था कि पिछले 10-12 सालों से मुजरिम था, जराइम में मुलव्विस था, शो कॉज होता रहता था बार बार, लेकिन फिर भी पुलिस कहानी सुना रही है। लग रहा है कहीं ना कहीं कि फर्जन के बापों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए किरण, सारा जो वाकया है अब मशकूक होता जा रहा है और कुछ हमने भी अपने तौर पर कोशिश की कि उनके साथियों से बात की जाए। तो जो हमारी बात हुई है उनके मुताबिक जो है ये फर्जंद हार्डकोर क्रिमिनल था और ख़ुदकुशी कर ही नहीं सकता। और कुछ चीज़ें हमने भी नोट की हैं कि जब बयान सामने आया उसके भाई का, तो उसने ये बताया कि हम बहुत खुश हैं कि हमारा भाई को इंसाफ मिला और उसी पिस्टल से गोली लगी और जिसने उसने हमारे भाई को मारी थी। हालांकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और जो दीगर जो पुलिस इदारे हैं वो ये कहते हैं कि अब तक ये साबित नहीं हो सका है कि फॉरेंसिक में वही सामने ही नहीं आया है कि ये असला वही है जिससे शाहरुख को गोली मारी गई। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह गोली लगी है उस फर्जंद को और उसकी जो वालदा और बहनों को दिखाया गया चेहरा, तो कैसे कोई इतनी आसानी से पहचान सकता है कि ये वही शख्स है जिसने सेकंडों के अंदर वारदात की और वारदात करके फरार हो गया। तो ये खासा पेचीदा मामला है और इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ऐसा ये लगता है कि पुलिस को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये हार्डकोर क्रिमिनल था और ये भी सामने आया है कि ये नाज़ाबाद और दीगर जो थाने हैं वहाँ पर प्राइवेट पार्टियाँ चलाया करता था और घरों के अंदर रेड किया करता था और रेड करने के दौरान घर से सोना और दीगर जो नकदी थी, कैश, वहाँ से चोरी कर लिया करता था। अब ये हिस्सा किस किस को जाता था ये तो अभी तक सामने नहीं आ सका है। बादराबाद में भी इसी तरीके का ये वाक़या था कि जब ये औरंगी टाउन में इसने मुखबरी की और वहाँ से चर्च पकड़ाई और उस चर्च को जो है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया और उसमें आपस में तनाज़ा हुआ और इसके खिलाफ मुकदमा हो गया। तो खासे शुबात सामने आ रहे हैं इस केस के अंदर। अच्छा, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो इसके आसपास के लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई इतना ये आदी मुजरिम था कि डर तो नहीं सकता, ये डर के तो खुद को गोली नहीं मार सकता। हलीम आदिल शेख साहब ऑपोजिशन लीडर सिंध ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में, खुशामदीद कहूँगी आप। हलीम आदिल शेख साहब, इससे पहले कि मैं इसके तमाम पहलुओं पर बात करूँ इस केस के, ये कहानी कैसी लग रही है सर आपको? एक आदी मुजरिम 12-13 साल से वो पुलिस के महकमे में भी है, जराइम भी करता फिर रहा है, लेकिन अचानक वो अपने ही पेटी भाइयों से डर गया, गोली मार ली उसने खुद को, या फिर जनाब का जमीर जाग गया? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि जैसी भी खुदकशी है, इन तमाम आदी मुजरिमों को ऐसी ही खुदकशी करनी चाहिए क्योंकि ये सब छुटकर आ जाते हैं ये सब। लेकिन जो दूसरा पहलू है, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग था जो कि पुलिस के अंदर था, जिसमें बड़े बड़े नामों का आना था, जिसकी वजह से खसकम जहां पाक करने के लिए इसने खुदकशी कर ली इसने। इशू ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अभी भी थोड़ी देर पहले एक माँ बेटे को, वो सराफा बाजार से जा रहे थे, उनको भी घर पे जाके पकड़ लिया गया। डाकू आजाद फिर रहे हैं और ये भी अगर हार्डकोर क्रिमिनल था तो पहले छुटता कैसे रहा? ये अफसोसनाक वाकया जिसने सब मैं समझता हूँ, जो वो वीडियो देख रहा था, उस माँ को, उस बहन को, मैं आंसू नहीं रुक पा रहे थे, वो कैफियत ही ऐसी थी। और उस पे इन्होंने पकड़ा, 2 दिन में उसने खुदकशी भी कर ली, जो भी हुआ। लेकिन इशू ये है कि शहर में 12 ये चल रहा है। अभी भी फेडरल एरिया में ये वाकया हुआ, लालू कैसे जा रहे थे, इस वाकये की तहकीकात तो होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये डाकू, ये हार्डकोर क्रिमिनल आजाद कैसे कर रहे हैं? पुलिस में जो पार्टीज हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के अक्सर क्रिमिनल्स मिलते हैं, बेचारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये मामला बहुत ही मशकूक है। और आजकल तो शेख साहब, लेकिन मसला ये है ना, ये जो काली भेड़े हैं पुलिस के अंदर, ये फर्जंद अली टाइप के लोग, ये तो आराम मौत मर गया, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत बड़ी तादाद में है, यही सब तो करते फिरते हैं ना सर। पिछले दिनों का आपको केस याद होगा, एक और शख्स को इसी तरह से पुलिस मुकाबला कहकर मार दिया था। उसका जब मीडिया के ऊपर शोर हुआ, उनको मुअत्तल कर दिया गया एसएचओस को इलाके के। अब वहां पर दंदनाते हुए फिर रहे हैं चोर डकैत, लेकिन ना पुलिस को लगाम डाली जा रही है, ना सिंध हुकूमत के कानों पे कोई जूं रेंगती है। कोई नया वाकया हो जाता है, हम इस तरह से शोर मचाते हैं, मुअत्तली के अलावा कुछ और होता नहीं है। सेट क्यों नहीं किया जा रहा है पुलिस के महकमे को? जी किरण, देखिए, ये काली भेड़ नहीं है, रेवड़ है भेड़ों के। ये काली भेड़ों के रेवड़ हैं जो पुलिस के अंदर हैं, और ये रेवड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक है। अब बात आप कहती है पुलिस के मुकदमे को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? 2019 में हमने भी बड़ा शोर किया, आप लोगों ने भी किया, मतलब मीडिया ने भी। पुलिस ऑर्डर 2019 आया था,
उससे पहले क्या होता था, हम कहते थे थाने बिकते हैं, थाने बिकते हैं। अब एसएसपी, डीआईजी, जोन्स ये बिक रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है, परसों एडिशनल आई साहब कह रहे थे मेरे पास फोर्स भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एसएसयू क्या कर रही है? क्या ये सिर्फ जरदारी फोर्स है? ये वो बिलावल हाउस की भैंसों के बाड़े के लिए, बिलावल की सिक्योरिटी के लिए, जरदारी की सिक्योरिटी के लिए? एसएसयू, एसआईयू, स्पेशल यूनिट ट्रेन लोग हैं, वेपन है, सब कुछ है। और ये जो काली भेड़े हैं, ये एक गैंग चल रहे हैं। सर, जब ये वजीर आला साहब की तब्दीली का मामला होता है तो सिंध हुकूमत बड़ी तकलीफ में आ जाती है, बड़ा पेन लेती है वो कराची के आवाम का। अपनी पसंद का उनको आईजी चाहिए होता है, लेकिन फिर आईजी ने करना क्या होता है? महकमे को इस तरह से चलाना होता है या आईजी साहब उनकी पसंद के आ जाएं, उसके बाद नीचे कुछ भी होता रहे? सिंध हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए, पहले था कि आईजी के इख्तियार में होता था, अब ट्रांसफर पोस्टिंग वजीर दाखिला के इख्तियार में है। आप लोग क्यों सब भूल जाते हैं? हम भी भूल जाते हैं आईजी को। सब वजीर दाखिला कौन है? वजीर दाखिला सैयद मुराद अली शाह और बाजारा, वो वजीर दाखिला है। और इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग हर चीज उनके इख्तियार में है। उनके पीएसओ साहब डिफेक्टो आईजी हैं, फरूक बशीर साहब, जिसको चाहे एसएचओ से लेके डीआईजी तक चीफ मिनिस्टर हाउस से लग रहे हैं, पैसे दे के लग रहे हैं लोग। और वो पिछले दिनों कमांडर को गोली मार दी जहां दिल करे। अभी मैं शाहफैसल कॉलोनी से आ रहा हूँ, 2.5 महीने पहले 20 लाख की डकैती हुई, 2.5 महीने बाद परसों फिर 40 लाख के मोबाइल लेकर चले गए। एक बंदा पकड़ा गया, उसको भी छोड़ दिया। और वो भी कह रहे थे शक्ल से पुलिस वाले लग रहे थे। इस वक्त पुलिस के लोग, वो स्पेशल पार्टीज जो कहने को बंद की गई है, वो स्पेशल पार्टीज स्पेशल कार्रवाइयां कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कराची पहले दूसरे हवाले से लावारिस था, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी कराची को लावारिस कर दिया गया है, डाकू के रहने पे छोड़ दिया गया है। सर कराची के आवाम बेचारे, जी मुकम्मल कर ये जो प्रोसिक्यूशन है ना, ये जो अक्सर आजकल जो 90% क्रिमिनल वो छोड़ के वापस आ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ये सब भी जिम्मेदार है। मुर्तजा वहाब साहब है लॉ डिपार्टमेंट के इंचार्ज। और ये प्रोसिक्यूशन में आज बड़े बड़े गैंगवार के लोग जुट रहे हैं, डाकू जुट रहे हैं, जेल जाते हैं 4 महीने। सर, प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है कि फिर वो दोबारा बाहर आ जाते हैं, वो दोबारा कार्रवाइयों का आगाज कर देते हैं। हलीमा आदिल शेख साहब आप साथ ही मौजूद हैं मेरे, इमदाद पताफी साहब भी मुझे ज्वाइन कर, खुशामदीद कहूँगी आपको, शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की इमदाद पताफी साहब। गो के सर माशाल्लाह आपके महकमे से ही यह रिपोर्ट आई है, वो शख्स जो पिछले 12-13 साल से पुलिस का कांस्टेबल था, पुलिस का पहलकार था, वो ये सारी कार्रवाइयां करता रहा और फिर कल अचानक वो खौफजदा हो गया, डर गया, उसने अपने आप को गोली मार ली। पहले तो जरा मुझे बता दीजिए रिपोर्ट क्या आई है वजीर आला साहब के पास? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपसे आधे में आपको ज्वाइन किया, मैं अपने हल्के में इस वक्त। देखिए लॉ एंड ऑर्डर, आप एक चीज देख लें कि जब पीपल्स पार्टी आई थी 2008 में, तो क्या था कराची का, यहाँ पे कितनी नाचें गिरती थी, यहाँ पे कितने चीजें हो रही थी, रूरल स्कूल में क्या हो रहा था। पीपल्स पार्टी ने आके क्या अच्छा किया? सर मुझे बता देना आपके महकमे में इस वक्त क्या हो रहा है इमदाद साहब? कि आपने इंटरप्ट नहीं किया जो साहब बोल रहा था, तो प्लीज आप मुझे भी 2 मिनट दे दें तो मैं आपको तफसील से चीजें कर सकता हूँ और तफसील से चीजें ब्रीफ कर सकता हूँ, तफसील से आपको बता सकता हूँ। आप काइंडली मुझे मौका दे दें, क्योंकि आप जाहिर गवर्नमेंट का की जिम्मेदारी है और हम चीजों का जवाब दें, तो प्लीज। तो आप मैंने घर स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें 2008 से आज तक, तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। हाँ, जहाँ पे ये स्ट्रीट क्राइम की बात है तो वो इशू इस वक्त रेज हुआ है। मेरा ख्याल है आज से 1-1.5 महीना पहले हमने एक आईजी साहब से मीटिंग की जिसमें पूरे कराची के अफसर बैठे थे, उसमें हमने उसको पॉइंट आउट किया था और आईजी साहब ने ये कमिटमेंट दी थी और इंशाल्लाह आई होप कि बेहतर होगा। अगर बेहतर नहीं हुआ तो सिंध गवर्नमेंट मैक्सिमम, जब हम सिंध में आईजी चेंज की बात करते हैं तो चिल मिला उठते हैं और सब उसकी बैक पे खड़े हो जाते हैं। और पंजाब में ये क्या करते हैं, रोज आईजी चेंज कर देते हैं। पंजाब में हर महीने में, हर 2 महीने में आईजी चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमें अपनी मर्जी का आईजी, जबकि 18 तरमीम के बाद ये सिंध गवर्नमेंट का और टीम्स का प्रोगेटिव है कि जिसको चाहे वो आईजी लगाए। वफाक की सिर्फ ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो 2-3 नाम देंगे उसमें से कोई लगाए, बट वो हमें चेंज नहीं करने देते। इमदाद साहब विदाउट इंटरप्शन, सर आपने मुझसे कहा और मैंने आपको सर विदाउट इंटरप्शन 2 मिनट दिए हैं। सर मैं पूरी गुफ्तगू में ढूंढती रही कि जिस टॉपिक पर मैंने आपसे सवाल किया है आप उस टॉपिक के हवाले से मुझे कोई बात बता दें। आपने 2008 से शुरू किया और आप पंजाब पहुंच गए। सर
यहाँ पर आपने नहीं बताया कि ये जो सब कुछ हो रहा है पुलिस के अपने महकमे के अंदर, मतलब 12-13 साल से तो आप लोग हैं ना सर, 2008 में जो कुछ होता रहा उसके बाद अब अगर पुलिस के महकमे के अंदर ये क्रिमिनल्स मौजूद हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों की है ना। अब आपने कोई कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि पुलिस को हमने ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है। सर ये है कैसे इस इदारे के अंदर? देखिए, हर इदारे में काली चिड़िया होती है और पुलिस में भी है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस में नहीं है, पुलिस में बहुत अच्छे अफसर भी हैं और पुलिस में इस तरह के भी हैं। आज 2-3 दिन पहले आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया था जो शाहरुख के इशू पे था, देखे वहाँ पे हमने जेल सुपरिटेंडेंट पे जो बंदे थे वो चीज आई, रिपोर्ट आई, हमने अमल करा के उनको सस्पेंड किया, उनको जेल भेजा। तो जहाँ जहाँ देखे चीज आएगी और फिर वो वापस आ गए सर, वो वापस आ गए। ये जो पुलिस एहलकार है जो ये वाला शख्स है फरजंद अली, ये 3 बार जेल गया है सर, 2 इसके ऊपर मुकदमात हैं सर, लेकिन फिर भी वो बार बार आता रहा है, मुअत्तल हुआ, आ गया वापस। 10 बार तो इसको शो कॉज नोटिस मिल गए सर। ऐसे लोगों को निकाला क्यों नहीं जाता जब आपको खुद मालूम है कि पुलिस के अंदर काली भेड़ें और ऐसे लोग मौजूद हैं सर? कर क्या रहे हैं इस महकमे में? देखिए किरण, इस तरह के जितने भी लोग होंगे ना, जैसे मैं कमेंट, ये बात है कि जहाँ जहाँ लोग पॉइंट आउट होंगे, ये पता चलेगा कि हम कोई फरिश्ते तो है नहीं कि हर चीज हमें इल्हाम होती है, हर चीज हमारे नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये चीजें इदारों में हैं, वो सिर्फ पुलिस में नहीं है, बाकी इदारों में भी होती है ना। वो कोई भी इदारा इस तरह के लोग होते हैं जहाँ ये पॉइंट आउट होता है, ये चीज होती है। तो बिल्कुल जहाँ भी होगा, सिंध गवर्नमेंट कमेंट में देता हूँ कि जहाँ भी गलत होगा हम तो सर फिर जिन लोगों ने आपको बताया नहीं, अगर जिन लोगों ने आपको बताया नहीं, इमदाद साहब, इनके ऊपर के तमाम लोगों को, तमाम के तमाम को सर फिर सजा होनी चाहिए ना। जिन लोगों ने आपको बताया नहीं सर, 14 सालों में मुझे अगर आपके पास नंबर तो बता दें, 14 सालों में आपने सर ऐसे कुछ लोगों को जो आपको पता चल गए होंगे उनको निकाला तो होगा ना सर? किसको निकाला है, कितने लोगों को निकाला है? देखिए, आप मुझे अगले प्रोग्राम में बुला लीजिए, मैं आपको बिल्कुल एक लिस्ट दे दूंगा। ये हमेशा एक मुसलसल चीज होती है, हर चीज वो नहीं होती जो मीडिया पे आती है। चलो एक चीज तो मीडिया वो चीज डिस्कस, लेकिन सर जो कामयाबियां होती है वो तो फिंगर्स पे होती है ना सर, वो तो याद होती है ना, वो तो पता होती है कि ये काम हमने किया है सर। किरण लाल साहबा, कर्टेन के पीछे बहुत कुछ हो रहा था, तो बिल्कुल होता है। तो हम जहाँ जहाँ चीजें होती है, इस तरह के बहुत से लोग, हम पुलिस काफी डिपार्टमेंट से हमने निकाले, ये नहीं है कि नहीं निकाले, क्योंकि वो चीजें जो गवर्नमेंट पॉजिटिव चीजें रूटीन में कर रही होती है ना, वो टीवी पे डिस्कस नहीं हो रही होती। एक्चुअल जो चीज आ जाती है ना, फिर उस पे चीजें होती है। और ये बहुत अच्छी बात है, जो चीजें आएंगी, जो काले जिस जगह पे होंगे उनको हम निकालेंगे। लेकिन हम अच्छाई की बात करें, हम कोई, जैसे आपने बोला ना, आपको इस्लामाबाद कितना शहर है, कल वहाँ पे पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, बेचारों के साथ, तो चीजें होती रहती हैं। सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं। अगर मैं ये बोलूं कि इस्लामाबाद तो सिर्फ इमदाद साहब, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, देखें वहाँ का इल्म है आपको, लेकिन आपके अपने महकमे में सर, आपके अपने सूबे में पिछले 14 सालों से क्या हो रहा है, आपने भी खुद थोड़ी देर पहले कहा कि मालूम नहीं होता क्योंकि आप लोग फरिश्ते नहीं है सर। क्या है, अगर सिंध गवर्नमेंट या सिंध में किसी को डाक बाइट हो जाए तो पूरा तूफान खड़ा हो जाता है हर हफ्ते से। और अगर इस्लामाबाद की मरी में लोग गाड़ियों में सिसक के मर जाए तो वहाँ तो कोई बात नहीं होती, वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे तो सब ठीक होता है। प्रॉब्लम ये है ना, वहाँ अगर पुलिस ने साहिवाल में लोगों को छोटे बच्चों समेत मार दिया, वहाँ पे तो कुछ बात नहीं होती। सर कराची में जो लोगों के बच्चे मर रहे हैं सर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो लोगों को उनकी इमलाक से, उनकी चीजों से सर छीन कर बेयारो मददगार पड़े हुए बेचारे, उनके लिए क्या है सर, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पिछले 2-3 महीनों से कितनी ज्यादा वर्स्ट हो गई है सिचुएशन। नया साल शुरू हुआ है, आज 17-18 दिन हो गए हैं सर, मुसलसल वारदातें हो रही हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग सर? चलो, मैंने लाइन डिस्टर्ब हो रही है, क्या आपने बोला प्लीज? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं सर? पिछले 17 दिनों से, नए साल के पिछले 17 दिन सर मुसलसल वारदातें हो रही हैं। हेलो जी जी, इमदाद पताफी साहब। जी जी सर, आपको आवाज आ रही है? लाइन डिस्टर्ब हो रही है, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही सर। मेरी उम्मीद और मेरी दुआएं कि आप लोग सूबे को भी सर बेहतर तरीके से ड्राइव करें। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है जब माओ के प्यारे इस तरह से चले जाते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, सर इमदाद पताफी की बातों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब शायद इस वाक़े के बाद शायद कोई बेहतरी आ जाएगी सर? देखिए किरण, मैं फोकस होना चाहता हूँ।
मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इस्लामाबाद भी गए, मरी भी गए, सियालकोट भी गए, नहीं गए तो इस इशू पे नहीं गए, तो मैं थोड़ी सी ऐड करा दूं। ये टंडोला यार से इनका ताल्लुक है। पिछले हफ्ते टंडोला यार में एक जाली शराब की फैक्ट्री, जिसके मालिक की तस्वीर मौजूद हैं इनके वजीर मेमन साहब के साथ, मक्सी है। 24 लोग मर चुके हैं टंडोला यार और टंडो जाम में, जो कि इनका शहर है। शराब, जाली शराब से, वो ठीक है, गलत थी, ये शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री चल रही थी, उसका इनको पता नहीं चला। इनके अपने शहर में इनका बंदा, जिसकी मैं तस्वीरें भेजता हूँ आपको, इनके वजीर का राइट हैंड, उसको ये जाली फैक्ट्रियां शराब की चला रहे। 24 लोग मर गए। हमें भी अफसोस है, हमने भी कुछ नहीं किया। 24 लोग शराब पी के, मतलब जाली उसमें मर गए, उन्हें देखा नहीं है। बात यह है कि ये सिर्फ आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। सिंध गवर्नमेंट ने कराची वालों को लावारिस छोड़ दिया है, डाकुओं पे, रहमो करम पे। बिल्कुल ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। डकैतों के और फिर ये मुहाफिज ऐसों के रहमो करम पर शहरियों को छोड़ा हुआ है। कराची वालों को बेचारे क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद कोई बेहतरी आ जाए। जमजम रिपोर्टर है हमारी, उनको हमने उस मकाम पे भेजा जहाँ पर ये सारी वारदात हुई है। यानी कि पुलिस ने ये बताया कि फरजंद अली ने खुद को गोली मार ली। अब हैरानकुन तौर पर, क्योंकि कराची का एक पॉश एरिया है वो, लेकिन ना वहाँ पर नाजरीन सीसीटीवी कैमराज हमें मिले हैं, ना वहाँ पर कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने ये सारी कार्रवाई देखी हो। यानी कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला है, सिर्फ पुलिस ने बता दिया है कि उसने खुदकुशी की है। देखिए जरा। मैं सर उस स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो मुल्जिम फरजंद था उसने खुद को गोली मारी। शाहरुख का जो मुल्जिम था, मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच मेरे साथ मौजूद है, आपको ये जगह दिखाएंगे। ये रहा वो स्पॉट, यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो खून के निशानात उसी तरह से मौजूद है। और ये एक प्लॉट है जहाँ पर जो है वो एक गाड़ियों का शोरूम बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती हैं और रात को जो है 8 बजे ये शोरूम बंद हो जाता है। इस जगह पर इस रखवाली के लिए एक गार्ड और साथ में किसी किस्म का कोई कैमरा भी मौजूद नहीं है। जहां पर ये वाकया हुआ, साथ में चाय का होटल है, वहां से जाके पूछने की कोशिश करते हैं क्या उस वक्त इन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम खान, बताइएगा, गुज़िश्ता रात यहाँ एक वाकया हुआ था, तो आपने वहाँ क्या देखा था? देखा तो कुछ नहीं था। उस टाइम पैर की आवाज़ आई थी तो हम लोग सारे अंदर में, खुद उस टाइम मसाला बना रहा था। तो उसके बाद पता चला लोग काफ़ी, कोई इस तरफ भाग रहा था, कोई उस तरफ भाग रहा था। बाकी उसके बाद पता चला है कि भाई इधर कोई बंदे को गोली लग गया है, क्या हुआ है बाद में पता चला है। अच्छा, बाद में पता चला। तो पुलिस जो है उस वक्त आई थी, होटल आपका बंद करवाया, पहले लाइटें ऑन रखी थी? पहले तो लाइटें ऑन थी, बाद में काफ़ी देर बाद फिर पुलिस शायद पहुंची हुई थी। उसके बाद फिर लाइटें हमने थोड़ी देर बंद रखा। अच्छा, पुलिस बाद में पहुंची? हाँ, अच्छा जी। या मैं नहीं पता बाद में पहुंची या पहले पहुंची। हम तो उसी टाइम से डर खौफ होता है। यही कुर्सी पर शोरूम मालिकान भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया क्या वजह है जो कैमरे नहीं लगाए गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सर अस्सलाम। ये बताएं कि आप लोगों के मुताबिक जो है ये शोरूम 8 बजे बंद हो जाता है? जी 8 बजे बंद हो गया था, तो आपको यानी कुछ पता नहीं है हुआ क्या? बस जो देखा है, मतलब सुबह आगे इधर कुछ और वही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा, खून वगैरह पड़ा हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन तो जाहिर है आपको पहुंच गई होगी पहले ही। बस सुबह ही पता चला है एक कुछ हुआ है यहाँ रात में। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि माशाल्लाह से शोरूम इतना बड़ी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, लेकिन कैमरा कोई नहीं लगा हुआ, क्यों? जरूरत नहीं है ना, बैठे होते हैं लोग इधर 2 बजे तक, होटल ये खुला होता है। होटल वाले तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, जबकि एक चारपाई पड़ी हुई है जहाँ पर शायद आपके शोरूम का गार्ड होता है, सोता है। नहीं, हमारा गार्ड नहीं है, वो सोता है ऐसे ही। वो ऐसे ही सोता है? आप किसी एक आम शख्स को इतने बड़े शोरूम के बीच ऐसे ही सुला देते गाड़ियों में? नहीं, वो असल में कोई गरीब है, वहाँ भी होता है, यहाँ होता है, तो वो सुला देते हैं उसको यहाँ पे। चलो कुछ मेरे साथ चलिएगा, मैं ये दिखाना चाहूँगी कि कितना जो है वो फासला था गाड़ियों के बीच में। गाड़ी की तरफ थोड़ा सा कैमरा कीजिएगा प्लीज़। ये जो है इतना सा फासला था और मुलजिम ने जो है यहाँ से भागकर जो है मुलजिम वो यहाँ पर खड़ी एक बड़ी गाड़ी, वीगो गाड़ी बताई जा रही है, यहाँ गाड़ी मौजूद थी और उसके बीच में जो है उसने छुपने की कोशिश की। वो जैसे ही बैठा इतने में जो है वो पुलिस आ गई और जैसे ही पुलिस ने निशानदेही की तो मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को जो है वो शूट कर लिया और मौके पर जो है वो जान की बाजी हार गए।
तो अभी तो फिलहाल पुलिस की बात पर यकीन किया जाए, क्योंकि ना कोई चश्मदीद गवाह है, ना वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह हमें मिल पाई है। बहरहाल जी, आगे बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्द क्या फिर से मजबूत हो रहे हैं नाज़रीन उनकी कार्रवाइयों में, क्योंकि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर हमला भी दहशतगर्दों ने किया है। एक एहलकार शहीद हुआ है, 2 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक थाना कराची कंपनी के इलाके में नाके पर पुलिस एहलकार मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों दहशतगर्द भी मारे गए, जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सके। लेकिन वजीर दाखिला ने यह कंफर्म कर दिया है कि वाकया दहशतगर्दी है। आज सिब्बी में भी जाफर एक्सप्रेस के करीब धमाका हुआ है, मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक ये धमाका खेज मवाद रेलवे ट्रैक के नज़दीक नस्ब किया गया था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल से ही दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है नाज़रीन। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दाना हमलों में 56% इजाफा हुआ है, जिन हमलों में 400 के करीब अफराद मारे गए हैं। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी माहिरीन पहले ही ये बात कह रहे थे कि तालिबान की ताकत में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है। सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर, इस्लामाबाद में खुलेआम दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, तो क्या कोई थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था सर? जारी नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 6वां वाक़यात है और इस साल में ये पहला वाक़या है और दहशतगर्दी के खतरात हैं, लेकिन हाई अलर्ट नहीं जारी हुआ और जनरली जो है वो दहशतगर्दी के खतरे। कोई सुराग मिला है शेख साहब, हमलावर कौन थे, क्यों निशाना बनाया है पुलिस को? देखिए, ऑफ कोर्स ये दहशतगर्दी का वाक़या था। 2 मोटरसाइकिल पे हमने लोगों की शिनाख्त कर ली है और वो दहशतगर्द थे और उन्होंने आके SMG से फायरिंग की, जिससे एक आदमी क्रिटिकल है, एक जख्मी है और एक शहीद हो गया है और वो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन में हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, उनके देख रहे हैं कि वो कौन सा ग्रुप। शेख साहब, अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत में आने से पहले ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर उसका असर होगा। सिब्बी में भी दहशतगर्दों ने धमाका किया है, क्या इस हवाले से कोई मालूमात मिल सकी है अभी तक? ऑफ कोर्स दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज अजीम है, पुलिस है, सिविल इदारे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी हो। शेख रशीद साहब बात कर रहे थे। बहुत बहुत का आदिल तनौली मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ ताज़ा अपडेट्स डेवलपमेंट आई है इस केस के हवाले से, इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से, तो आदिल तनौली से ही पूछ लेती हूँ। आदिल, क्या पता चल सका है अभी तक? अभी देखें, गुज़श्ता रात थाना कराची कंपनी के सेक्टर G8 जिलानिया चौक पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी और एक शहीद हुआ है। एक पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुआ है उसके बयानात पर ही इस्लामाबाद की उसके बयानात पर CTD ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। उसके बयान के मुताबिक FIR में ये लिखा गया है कि 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल सवार जो थे असलहे समेत वो नाके से तकरीबन उन्होंने 30 से 40 फीट पहले ही जो है फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ताहम जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जो हैं वो भी मारे गए हैं। CTD के मुताबिक जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनका जो ताल्लुक है वो अभी देखें, इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानब से और वकूए पर मौजूद जो आला अफसरान थे उनकी जानब से भी यही बताया गया है कि ये जो वाक़या है दहशतगर्दी का वाक़या है, क्योंकि जो मुल्ज़िमान थे उनके पास जो था वो असलहा जो क्लाशनकोफ, इसके अलावा 2 पिस्तौल जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। ये कोई आम चोर डकैत या इस तरह का कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ। इन्होंने पुलिस को देखते ही पहले ही पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में जो 2 पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए थे उनकी जवाबी कार्रवाई में जो है दोनों दहशतगर्दों को मौके पर मारा गया है। इसका मुकदमा जो है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के थाना CTD में दर्ज किया है और इसकी तफ्तीश भी आगे जो है वो CTD करेगी। रात से ही वाक़या होने के बाद ही CTD ने अपनी टीमें जो हैं तफ्तीश के लिए वो भी तश्कील दे दी गई हैं और इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द थे इनका ताल्लुक जो है वो कलादन तंजीम से है और इनके जो मौके के शवाहिद थे वो भी CTD और पुलिस के हुकाम की जानिब से वहाँ पर इकट्ठे कर दिए गए। बता रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ती हूँ। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ
कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। ये फैसला डॉक्टर्स ने करना है, लेकिन हतमी फैसला मियाँ साहब का है। अगर वो इलाज करवाए बगैर वापस आना चाहें तो ये उनका ज़ाती फैसला है, इसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। पार्लियामानी जमहूरियत अददी बरतरी की बुनियाद पे होती है। हुकूमत जब तक कायम रहती है, अददी बरतरी उसके पास होती है। तो हमारे पास कोई लश्कर नहीं होता अपोजिशन के पास जो चढ़ दौड़ेगी और फतह कर लेगी पार्लियामान को। हुकूमत को गिरा देना चाहिए, उसके लिए कोई भी तरीकाकार इख्तियार करना पड़े। मरियम नवाज साहब ने कल परसों कहा है। जी बिल्कुल, ये बात है। उन कोई भी तरीकों नहीं, उससे आपको इख्तलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे इख्तलाफ नहीं, मेरी जमात को इख्तलाफ है। नाज़रीन, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। हुकूमत के धड़न तख्ते के ख्वाहिशमंद नून लीग की अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत की बू आ रही है। मरियम की ज़बा और है, शाहिद का बया और। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का वक्त नून लीग तय करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि किसी को नवाज शरीफ की वापसी की बात करने का इख्तियार नहीं है, वो अपनी वापसी का फैसला खुद करेंगे। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की बात करने वाली लीगी रहनुमा मीडिया की दुकानें चला रहे हैं। पार्टी में मियाँ साहब की वापसी कोई डिमांड ही नहीं है। मरियम बीबी नाज़रीन, जो आज हुकूमत को चंद महीनों या हफ्तों का नहीं बल्कि सिर्फ चंद दिनों का मेहमान कह रही हैं और उससे पहले किसी भी तरीके से हुकूमत गिराने की बात कर चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस पर भी कह चुके हैं कि इस बयान पर पूरी नून लीग को इख्तिलाफ है, क्योंकि इन्हीं तरीक़ों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सौदा करके, ज़मीर बेचकर, डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते, लेकिन हुकूमती अरकान का इल्ज़ाम है कि नून लीग के 4 लीडर्स नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। अली नवाज अवान साहब के मुताबिक इन 4 में से 2 ख्वाजा आसिफ और ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। इस पर बात करने के लिए करूँगी मैं, मुझे फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही जहाँ मरियम नवाज़ हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे रही है ना, वहीं बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद के लिए पीडीएम को बड़ी ऑफर कर दी है। कह रहे हैं कि पीडीएम हमारे मौक़िफ़ पर आ जाए तो मिलकर काम का सोचा जा सकता है। पीडीएम को इस्तीफों की जिद छोड़कर अदम एतमाद की तरफ आना होगा। ये सुन लीजिए ज़रा। हमारे कारकुनों का जमान था, हमारा पब्लिक का जमान था कि आप अभी नहीं, कल तो दूर है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हम 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं, उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। हाँ, अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। फवाद चौधरी ने 4 लोगों का जिक्र किया, अली नवाज अवान साहब ने तो ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाम बता दिए, बाकी 2 लोग कौन रह गए हैं वो आप बता दें। देखिए, वो तो आपको फवाद चौधरी साहब भी बता सकते हैं उन 4 लोगों के हवाले से, लेकिन एक आपके इल्म में है कि PMLN के अंदर एक क़यादत का फुकदान तो मौजूद है। नवाज शरीफ नाअहल हैं, करप्शन के ऊपर उनको सज़ा हुई है और वो भगोड़े भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। पाकिस्तान की अदालतों के बुलाने के बावजूद वो वापस नहीं आए और उनकी सज़ाएं भी बहाल हो चुकी हैं। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ उन्होंने अपीलें भी दायर नहीं की। जहाँ क़यादत का इतना बड़ा फुकदान हो, वहाँ पर 4 क्या वहाँ पर 8 लोग भी सामने आ सकते हैं। और इस हवाले से आपके इल्म में है कि शाहिद खाकान अब्बासी आए थे, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ उनके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, जिसको आके मरियम सफदर ने फौरी तौर के ऊपर रद्द कर दिया था और उन्होंने कहा था वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला जो है वो नवाज शरीफ करेंगे। तो लिहाजा जो भतीजी है वो अपने चचा जो उनकी पार्टी के सदर हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर ही जो है वो मुतफ़िक नहीं थी। और जावेद लतीफ़ का बयान तो आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा कि PMLN के अंदर कुछ लोग असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। और अभी हालिया दिनों में भी उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो है वो नारे वहाँ पे लगाए। तो ये 4 नामों का सामने आने के बाद नून लीग की जो मरियम कैंप है उसके अंदर काफ़ी खलबली मची हुई है, काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार वहाँ पर जो है वो किया जा रहा है और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये 4 लोग किनसे राब्ते करके खुद को नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं। मुलाकातें कहाँ हो रही हैं और किससे हो रही हैं? हो सकता है PMLN के अंदर अपने अंदर ही ये मुलाकातें हो रही हों, एक दूसरे के साथ हो रही हों। ज़ाहिरी बात है, जब शाहिद खाकान अब्बासी भी तो वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश वो मौजूद थी। अब भी मैं समझता हूँ कि जो क़यादत है वो तो यही है ना, उनको ज़ाहिर बात उनको भी पता है कि नवाज शरीफ जो है वो अब सियासत में तो अमली तौर के ऊपर नहीं आ सकते,
पाकिस्तान आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, करप्शन के ऊपर उनकी सजाएं हुई हैं। तो नून लीग में जो पहले पार्टी के अंदर तो फर्क पार्टी के अंदर तो ऑब्वियसली कोई शख्स किसी दूसरे से नहीं कहेगा ना कि वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर मेरी तरफ देखें। ये यकीनन आप लोग के दावे के मुताबिक, फवाद चौधरी साहब के दावे के मुताबिक ये किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं ना। देखें उस पर तो फवाद साहब आपको तफसीलन जो है वो बता सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये खुशाइंद अमल है ना। PMLN जहाँ पर आपकी एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, वहाँ पर 4 लोग क़यादत का ख्वाहिशमंद हैं, उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि थोड़ा और हिम्मत बढ़ाएं, थोड़ी और दलेरी दिखाएं, खुल के अपने नामों का जो है वो इजहार करें। ये पर्दे के पीछे छुप छुप के क्या ख्वाहिश का इजहार करना है, खुल के सामने आए, आकर अपनी जो ख्वाहिश है उसको जुबान के ऊपर भी लेकर आए। बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें PMLN का तो पहले भी शरादा जो है वो बिखरा हुआ था, वहां पर आप देखें कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कभी नवाज शरीफ चलें, जिस नुक्ते पर आप बात कर रहे हैं वो तो समझ लीजिए वो वाकई खुशाइंद है, लेकिन जिस तरफ इशारा फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं तो नून लीग की तरफ से तो सर ऐसी मुलाकातों की तरदीद की जा रही है। मरियम कह रही है मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दागे जा रहे हैं। इनफैक्ट DGISPR कह चुके हैं कि जो डील की बातें करे उससे सबूत मांगे। हुकूमत के लोग जो मुलाकातों का इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर सबूत भी तो होंगे ना सर आप लोगों के पास। नहीं, देखें इस मामले में तो हमें किसी सूरत में भी जो है वो DGISPR या फौज को तो बीच में नहीं लाना चाहिए। उनका एक आईनी रोल है, एक आईनी किरदार है, उस हवाले से तो हम उन्हें मुलव्वस भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बुनियादी तौर के ऊपर तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये अब PMLN को देखने का मामला है। अब आप देखें जो असल मसाइल, मरीम कहती हैं मसाइल की तरफ से तवज्जो, यही तो इनके मसाइल हैं, ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर मसाइल हैं। वो मसाइल जो हैं वो उनकी फैसला साजी के अंदर रुकावट हैं, उनकी फैसला साजी के अंदर जो है वो हायल हुए हैं। वो मसाइल से आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। हमें जो लोग कहते थे जी इनके 22 से 30 लोग राब्ते में, उनके अपने 4 लोग जो हैं वो उनको डिच करने के ऊपर आगे निकले हुए हैं, तो ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मसला है। उसके ऊपर फिर हम भी अपना मौक़िफ़ भी देंगे, उसके ऊपर हम अपनी बयानबाजी भी करेंगे, उसके ऊपर हम अपना तजिया भी देंगे, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं है। सर आप कहते हैं कि उनको मुलव्वस ना किया जाए, बाकी आपके ही लोग कह रहे हैं, हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जिनके घुटने पकड़ने की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं, मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से बात की जा रही है, वो मुलाकातें कर रहे हैं सर। तो ये इशारे तो हो रहे हैं ना, इशारे तो दे रहे हैं ना उन्होंने जिनसे मुलाकातें की थी सर। नहीं, जुबैर साहब की मुलाकातें तो ज़ाहिरी बात है वो किसी ढकी छुपी तो है नहीं है। अगर आप किसी जगह के हवाले से बात कर रही हैं, वो तो उन्होंने खुद भी खैर इजहार कर दिया था जुबैर साहब के हवाले से। मुझे जुबैर साहब का तो मालूम नहीं है कि उन 4 लोगों ने मुलाकातें उन्हीं लोगों से की हैं, पार्लियामेंट, वो तो उन पार्लियामेंट जिनके घुटने पकड़ने की बातें करते हैं शहबाज शरीफ साहब, या आपके लोग कह रहे हैं। नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि 4 लोग तो वो हैं ना जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, इनके फ्रंट बेंचेस के ऊपर जो है वो बैठते हैं, ये वो लोग हैं। अगर वो लोग सामने आते हैं और आकर इस किस्म का काम करते हैं तो फिर जवाबदेह भी उनको होना चाहिए, उनको बताना चाहिए वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, किसके आगे जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ये मेरा काम तो नहीं है ये बताना या किसी की तर्जुमानी करना। सर ये बेसिकली आपकी तरफ से, आपके हल्के की तरफ से ये इल्जामात लग रहे हैं ना सर। आपके लोग ये बता रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर बारे सबूत भी तो सर आपके ऊपर ही हो गया ना कि किससे मुलाकातें हो रही हैं, इसके सबूत तो दें, बताएं तो सही। नहीं किरण, ये नहीं है। देखें हमारे ऊपर बारे सबूत का मामला नहीं है ना। हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुलाकातों के हवाले से। हमने तो जब बात की तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की गई, जब हमें ये कहा गया कि इमरान खान की पार्टी के 30 से 40 रुकन जो है वो नून लीग के साथ हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब हमारे सामने ये चीज़ सामने आई, हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली, तो हमने भी उनकी मामलात को जो है वो शेयर किया कि ये मामलात हैं। आपके तो अपने अंदर जो है वो यूनिटी नहीं है, अपने अंदर नून लीग के अंदर क़यादत की जंग लगी हुई है। पहले तो ये था ना कि शहबाज शरीफ और मरियम सफदर के अंदर जो है वो जंग चल रही है। अब तो ये चीज़ सामने आ गई है कि और 4 लोग भी हैं जो उस जंग के अंदर जो है वो अपनी अलग अलग की जो है वो 1.5 इंच की जो है वो अपना अपना मुकाम बना के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात तो फिर सामने आ गई और आगे मीडिया की ज़ीनत भी बन गई, उसके ऊपर तज्जिए भी शुरू हो गए, तबसरे भी शुरू हो गए। सही, वो सर तज्जिए तबसरे और बयानबाजियां हो रही हैं, इसी वजह से तो फिर आपसे मैं जवाब मांग रही हूँ। बहरहाल फारूक साहब मुझे ये भी बता दें, नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड तो हुकूमत ने बनाया ना सर, लेकिन जो जवाब उन्होंने जमा करवाया है कि उसके मुताबिक रिपोर्ट्स ही नहीं है, तो राय किस पर दें। तो नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई है
किसी भी मर्ज की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई और हुकूमत 2 साल से, बात मुकम्मल सुन लेना सर, सिर्फ एक डॉक्टर तहरीर पर इतने आराम से बैठी थी। नून लीग खुद वापसी का शोशा ना छोड़ती तो शायद सर हुकूमत को ख्याल भी नहीं आता कि उनको वापस भी बुलाना है। नहीं, देखें, बात यह है कि हुकूमत ने तो इस हवाले से कई बार मामले को उठाया और आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पंजाब हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी थी कि जो इनकी पहली मेडिकल रिपोर्टें आई हैं उससे हम मुतमिन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, लिहाजा पंजाब हुकूमत जो है वो इनको मज़ीद बेल देने के हक़ में नहीं है। वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑफिशियली जमा हुई है। अब जिस चीज़ को बुनियाद बनाया है, जिसके लिए बोर्ड कायम किया गया है, वो शहबाज शरीफ का वो स्टाम्प पेपर है 50 रुपये का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अगर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ सामने आती, क्रेडिबल ज़राए सामने आते हैं कि नवाज शरीफ मिसयूज़ कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उनकी उन मेडिकल रिपोर्ट्स को बरतानिया के होम ऑफिस ने तस्लीम नहीं किया, जिसके ऊपर उनकी वहाँ स्टे की एक्सटेंशन की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया, जिसके ऊपर ये रिव्यू में गए हैं। अब उसी के ऊपर अगर ये डॉक्टर की एक तहरीर लिख के भेज देंगे तो मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड उसका जायज़ा ले लेगा और जो उसकी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, कहेंगे जी ये शहबाज शरीफ की गारंटी थी, ये इलाज हुआ है, वहाँ नवाज शरीफ जो है वो मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं, मुल्क के इदारों के खिलाफ वर्जा सराई कर रहे हैं, इलाज इन्होंने करवाया नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोला है, वो झूठ साबित हो जाता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर मुझे वैसे याद पड़ा वज़ीर आज़म साहब खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं उनको नवाज शरीफ साहब का आना पॉसिबल लग नहीं रहा था वैसे अपने दौरे हुकूमत में। बहरहाल शेख रशीद साहब की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो चाहते हैं कि इनके सर पर आ जाए। ये कौन लोग हैं जिनका हाथ आपके सर पर है? नून लीग कह रही है, पीटीआई खुलकर अपने सरपरस्त का नाम बताए। नहीं, देखें, हमारे ऊपर तो आवाम का हाथ है, सीधी सी बात है। हम तो 22 साल जदोजहद के बाद इक़्तिदार में आए। 1 करोड़ 70 लाख वोट जो है वो पाकिस्तान की आवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया है। अगर किसी हाथ का मामला है, किसी के साए का मामला है, तो वो तो नून लीग को पता होगा और उनकी तो सियासत भी वहीं से शुरू हुई है, सबको पता है, सबके इल्म में है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास अब किसी किस्म का कोई रास्ता बचा नहीं है। ये 30 सालों से इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन को, चोरी को जायज़ करार दे दिया जाए, अखलाकी तौर के ऊपर जो है वो माशरे के अंदर करप्शन को एक्सेप्टेबल करार दे दिया जाए। इसके रास्ते में अगर कोई खड़ा है तो वो इमरान खान है, वो डट के खड़े हुए हैं। यही वजह है कि इनको ना कोई एनआरओ नज़र आता है, ना इनके लिए कोई नरमी की गुंजाइश नज़र आती है, क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा हुआ है। उसका जवाब इनको देना है। इमरान खान पर सर किसका हाथ है? सर इमरान खान के ऊपर तो अवाम का हाथ है। मैंने आपको पहले भी बयान किया कि अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो इक़्तिदार के अंदर लेकर आए हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारा शेख रशीद साहब सर अवाम के हाथ की बात कर रहे हैं, जमहूरियत के ऊपर यकीन है। शेख रशीद साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किसकी बात की है। मैं शेख रशीद साहब की तर्जुमानी तो नहीं कर रहा सर। अब आपके वजीर दाखिला तो है ना सर, अब इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम पता तो होगा कि इशारा किस जानिब कर रहे हैं वो। यानी वो ये कह रहे हैं कि अवाम का हाथ इनके सर पर नहीं, इनकी गर्दन पर आ सकता है। जाहिर बात है, अवाम का 2018 में भी इनकी गर्दन के ऊपर हाथ आया था और अब और सख्त तरीके से आएगा। क्योंकि देखें, अवाम का शिकवा क्या है? जब इनको 3 बार मौके मिले तो ये मुल्क का अशर नशर क्या करके गए हैं? मुल्क के तमाम इदारों को ये मकरूज़ करके गए हैं, तमाम इदारों को तबाह हाल करके गए हैं, मईशत को IMF के दहाने के ऊपर छोड़ के गए थे, मुल्क को बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे, एक्सपोर्ट्स नेगेटिव्स के ऊपर छोड़ के गए थे, बेरोज़गारी के आलमी रिकॉर्ड ये कायम करके गए थे। मुल्क के पल्ले छोड़ा क्या था? अपनी दौलत इनकी बनती रही, बैरून मुल्क फ्लैट्स बनते रहे, इनके 18 साल के बच्चे अरबों डॉलर के कारोबार करते रहे। ये कितनी बड़ी चार्जशीट है अवाम के हाथ में जो इनके खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम यही चाहते हैं कि इनका एहतसाब भी हो, लूटा हुआ पैसा भी मुल्क में आए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। जावेद अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। सर हुकूमत की बात सुन रहे हैं आप, दावा कर रहे हैं कि 4 बड़े नून लीगी लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब को हटाकर खुद PMLN की क़यादत को संभालना चाहते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम तो बता दिया है अली नवाज अवान साहब ने, बाकी 2 नाम हैं आपके इल्म में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है, ये ब्लफ है। ये सिर्फ असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। ये जो महंगाई का इशू है, ये जो बेरोजगारी का इशू है, ये जो गवर्नेंस के इशू है, ये जो स्टेट बैंक को इन्होंने गिरवी रखा दिया IMF के पास, उससे तवज्जो हटाने के लिए सारा झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा जो है वो ये फैला रहे हैं। सर अली नवाज अवान साहब कह रहे हैं नून लीग के अपने लोगों ने बताया उनको इन 2 नामों के बारे में। जी
दोबारा सवाल भी। मैं कह रही हूँ अली नवाज अवान साहब बता रहे हैं कि नून लीग के अपने लोगों ने बताया इन दो नामों के बारे में सर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इनका झूठ है, इसके सिवा कोई चीज नहीं है, बिल्कुल झूठी खबर है, इनमें कोई सदाकत नहीं है। सही, आप तरदीद कर रहे हैं इस बात की। अच्छा सिर्फ बताएं ना कि किससे मिले हैं, उसका नाम बताएं जिससे मिले हैं, इनको कहें जरूरत करें और नाम बताएं कि किससे मिले। ठीक सर, हुकूमती अरकान के मुताबिक नून लीग में लोग इसलिए बदजन हो रहे हैं कि डंडे हम खाते हैं, वजीर आजम कोई और बन जाता है, यही वजह है कि लोग बगावत पर उतर आए हैं। शहबाज गिल कह रहे हैं कि सिर्फ ये 4 नहीं है बल्कि एक 5वां शख्स भी मुलाकातों के लिए मिन्नतें कर रहा है और उससे जुड़ी हुई कुछ ऑडियोज भी सामने आने वाली हैं सर। वो इनका कोई बिलीव न करे, इनका लीडर जो है वो इमरान खान हमेशा कहता रहा है कि मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बाबू एनआरओ तुमसे किसने मांगा है, किस आदमी ने मांगा है, किस जमात ने मांगा है। वो ये झूठे प्रोपेगेंडा करने में, झूठ बोलने में, बुतान लगाने में, गलत बातें दिलाने में शोषे छोड़ने के मास्टर हैं। ये सिर्फ तनख्वाह हुकूमत की इसलिए ले रहे हैं कि ये काम करें, बाकी दिन का कोई काम नहीं है। जितने भी इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट अपने रखे हुए एडवाइजर। अच्छा सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, हाँ सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की बात करने का इख्तियार नहीं है किसी को, नवाज शरीफ साहब खुद फैसला करेंगे। मरियम साहिबा कहती है मियां साहब की वापसी नून लीग तय करेगी, फैसला मियां साहब का होगा, पार्टी का होगा या डॉक्टर्स का होगा। सर इतनी कंफ्यूजन मियां साहब की वापसी के हवाले से नून लीग में क्यों है अब्बासी साहब? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन तो कुछ लोगों ने फैलाई हुई है। मियां साहब इलाज कराने के लिए कहेंगे, इलाज जब उनका मुकम्मल होगा उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे वो कल वापस आएंगे। सारी पार्टी ने मियां साहब को कहा है। मरियम कहती है मुझे बता दें, नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी दे दें, नवाज शरीफ साहब अगली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। जावेद लतीफ साहब 2 हफ्तों 4 हफ्तों का ऐलान करते हैं। आपके अयाज सादिक साहब वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकर आऊंगा उनको। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उनकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो सर ये कंफ्यूजन भी तो आप लोगों की तरफ से ही आ रही है ना? नहीं बिल्कुल, अब तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनका अपनी मर्जी और सोच के मुताबिक जवाब दे देता है। मियां नवाज शरीफ साहब को सारी पार्टी ने कहा कि पहले आप अपना इलाज करवा लें, इलाज जब आपको मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त के बाद वो फैसला करेंगे कि कब और किस दिन उन्होंने वापस आना है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये जो हुकूमत गिराने वाली बात है, मरियम नवाज साहिबा हर तरीके से हुकूमत को घर भेजने का ऐलान कर चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पार्टी को इस बयान से शदीद इख्तिलाफ है, हुकूमत को घर कैसे भेजना है, इतने आम इशू पर भी सीनियर लीगी क़यादत क्यों एक पेज पर नहीं है? नहीं बिल्कुल, सब एक पेज पे हैं। घर भेजने का मतलब ये है कि जो भी आईनी तरीका है, आईनी तरीका, हम वो काम नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने किया था कि कहा था कि सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू कर दी थी, जहाँ अदारों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैं जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर को निकालूंगा, बिल जलाने शुरू कर दिए थे। तो सर वो भी आपके सामने है कि वो कामयाब नहीं हुए थे। तो फिर मरियम साहिबा मरियम साहिबा किस बुनियाद पर कह रही हैं कि हर तरीके से हुकूमत को घर भेजना है? सर अगर तहरीक अदम एतमाद की बात की जाती है तो वहाँ पर भी नंबर गेम पूरा नहीं है आपके पास। इससे पहले भी जो कुछ आप लोगों ने करने की कोशिश की, बजट के मामले तक पे आप लोगों के पास नंबर्स पूरे नहीं थे सर। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी मरियम साहिबा ने, कि उन्होंने कहा कि पहले हम सब का सियासत को वक्त पूरा करने दें ताकि एक्सपोज हो जाए, ताकि दुनिया ने जो इनके साथ खड़ी उन्हें पता चल जाए कि इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इन्होंने झूठे वादे किए थे, ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाए कि इनके पास कोई इकानमी की टीम नहीं थी। आप ये चाह रहे हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे? बता दिया कि आप इनके खिलाफ जो भी तरीका हो, ये घर जाना चाहिए, इन्हें अदम एतमाद करें या इलेक्शन अनाउंस करें। सर आप चाह रहे हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे अब्बासी साहब? नहीं, हम कह रहे हैं कि इस वक्त अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे किए तो इस मुल्क पर लोगों का क्या हाल होगा। इस मुल्क के हमने हमारा ख्याल यही था, हम कहते थे कि इनको मुकम्मल करने चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। सर प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।